नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में हम हर दिन आपके लिए एक अलग अलग विषय लेकर आते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुवार के दिन हम पशुपालन के बारे में खास तौर पर चर्चा करते हैं। तो आइए आपको सबसे पहले बता दें कि आज हेलो किसान कार्यक्रम में हम किन विषयों के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। आज के विषय हैं सर्द ऋतु में मछलियों की देखभाल और बदलते मौसम में पशुओं की देखरेख। तो इन विषयों के बारे में आज हम विशेषज्ञ मेहमान से जानकारी लेंगे। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये टोल फ्री नंबर है, आप मुफ्त में कॉल कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बातचीत के दौरान टीवी की आवाज बंद रखिएगा। फोन लाइन के जरिए बातचीत करेंगे तो रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा दे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है, मत्स्य विज्ञान विभाग ICAR नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ हेलो किसान कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अशोक कुमार सानी, जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग जयपुर राजस्थान से। डॉक्टर सानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सर्दियों में मछलियों की देखभाल की जहां तक बात है तो डॉक्टर प्रेम कुमार जानना चाहेंगे कि कितना अहम हो जाता है खास तौर पे सर्दी के मौसम में मछलियों की देखभाल की। धन्यवाद। मैं डीडी किसान के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। नॉर्थ इंडिया मतलब कि उत्तर भारत में जो आप देख ही रहे हैं सर्दी कितनी विकट चल रही है और ये सर्दी में जानवर, मछलियाँ और आदमी तो अपना कपड़े पहन के और अपने जो तापमान को वो नियंत्रण कर लेता है, परंतु हमारे जानवर, हमारी मछलियाँ वो तो पूरा एक नंगे वातावरण में रहते हैं, वो पानी में रहते हैं। तो पानी का जैसे जैसे तापमान घटता है या बढ़ता रहता है, उसी तरह से मछलियाँ और पानी में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं वो अपना जो तापमान है वो बदलते रहते हैं, इसलिए उनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी बोलते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो रहते हैं वो एक विशेष तापमान पर ही सामान्य रूप से वृद्धि करते हैं और उनको एक खास तापमान की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं बताऊंगा कि अगर आपको 20 डिग्री सेल्सियस से लेके और 35 डिग्री सेल्सियस पे जो उत्तर भारत के लिए जो मछलियाँ जो हम उगाते हैं, जिनमें हमारी 6 तरह की प्रजातियां हैं मोस्टली, तो जिसमें हमारी इंडियन मेजर कार्प जैसे कतला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प, ये 6 तरह की मछलियाँ यहाँ पैदा होती हैं। तो जो चाइनीज़ कार्प हैं जैसे सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, वो तो थोड़ा नीचे वाला तापमान भी सह लेती हैं, परंतु हमारी इंडियन मेजर कार्प जो कतला, रोहू, मृगल है और इन्हीं मछलियों की ज़्यादा मार्केट भी होती है और लोग पसंद भी करते हैं कतला, रोहू, मृगल को। बिल्कुल। तो किस तरह के तापमान में रहना चाहिए और इसके साथ ही उनके आहार का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं ताकि मछलियाँ स्वस्थ रहे, इसके बारे में विस्तार से आपसे जानेंगे। फिलहाल नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। सर्दी का मौसम है और इस मौसम में मछली पालकों को मछलियों को ठंड से बचाने के उपाय करने चाहिए। सर्दी में तालाब में पानी की ऊपरी सतह का तापमान निचली सतह से कम होता है और इस कारण मछलियां तालाब के निचले हिस्से में रहना ज्यादा पसंद करती हैं। ऐसे में मछली पालकों को सर्दी में तालाब में कम से कम 6 फुट तक का पानी जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा सर्दियों में दिन छोटे होने के कारण मछलियों तक रोशनी भी काफी कम पहुंच पाती है, जिस कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। साथ ही हालात और भी खराब तब हो सकते हैं जब आसमान में बादल भी छाए हुए हों। धूप और ऑक्सीजन की कमी में मछलियों के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसीलिए जरूरी है कि मछली पालक तालाब में ताजा पानी छोड़ते रहें। सर्दी के मौसम में मछली को ठंड ना लगे, इसके लिए मछली पालकों को तालाब के किनारे लगे पेड़ों की काट छांट भी कर देनी चाहिए। तालाब के अंदर गिरे पत्तों को बाहर निकाल दें। इसके अलावा इस मौसम में कई तालाबों में उल्ली और परजीवियों का प्रकोप भी हो जाता है। इसके समाधान के लिए आप विशेषज्ञ की सलाह लेकर दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं।
मछली पालक समय समय पर पानी का तापमान भी जांचते रहें। बोरवेल या कुएं का पानी मोटर की मदद से मिलाएं, क्योंकि भूमिगत जल का तापमान ज्यादा रहता है, जिससे तापमान का संतुलन बना रहता है। वहीं सर्दी में मछलियों के खान पान का भी खास ध्यान रखें। सर्दियों में मछलियों को तली में बैठने वाला दाना देना अच्छा रहता है। जी हाँ, तो एक छोटी सी रिपोर्ट आपने देखी कि किस तरह से जो सर्दियों के मौसम में मछलियों को किस किस तरह की समस्याएं आ सकती है। इसके निदान के बारे में भी विस्तार से बातचीत करेंगे। आइए इस बीच हमारे दूसरे मेहमान का भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सानी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो पशु हैं उनसे अच्छा उत्पादन हमें मिले, इसके लिए उनका स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। और ऐसे में जबकि मौसम में हम बदलाव देख रहे हैं, कभी काफी ठंड है, कभी तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी बदली छा जाती है। ऐसे में जब लगातार मौसम बदल रहा है, ऐसे में पशुओं की उत्पादकता किस तरह से प्रभावित होती है? देखिए, परसों से बसंत ऋतु प्रारंभ हो रही है और इस समय आप देखिए कि पूरी धरती पर आप बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे प्रकृति ने कोई हरी चादर बिछा दी हो। इस समय सरसों, गेहूं, जौ, ये जो फसलें, जो रबी की फसलें हैं, ये बिल्कुल हरी भरी, एकदम हरी भरी, हरियाली हरियाली चारों ओर दिखाई दे रही है। नए पत्ते जो है, पेड़ों के ऊपर नए पत्ते आ रही हैं, कोयले भी नए नए स्वर निकाल रही हैं। पशु पक्षी सब इस समय बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में है, क्योंकि ये जो वसंत ऋतु का जो आगमन है, ये सर्दी और गर्मी का एक जंक्शन है। सर्दी और गर्मी के बीच की एक जो वो है कि अब सर्दी जाने वाली है और गर्मी आने वाली है। तो इस ऋतु का हमारे जो पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सारे उभयजीवी जो पशु पक्षी जितने भी हैं, ये सबके के लिए बहुत ही अनुकूल मौसम आने वाला है। अभी तक बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी, तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ने से भी क्या होता है कि जो भी पशु का खाया पिया है और उसने जो भी जैसे कोई कंसंट्रेट वगैरह खाया है या जो भी खाया, तो उसकी बहुत ज्यादा कैलोरीज सर्दी को ओवरकम करने में ही वो लग जाती हैं। तो अब जैसे जैसे सर्दी थोड़ी कम होगी तो पशु की जो उत्पादन क्षमता है वो भी बढ़ेगी और जो पशु की प्रजनन क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो इस मौसम का हमको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अभी तक जो हमारे पशु जो गर्मी में नहीं आए, ताव में नहीं आए, वो उनको जो है ताव में लाने के लिए हमको प्रयास करने चाहिए, क्योंकि आगे जो है होली के बाद में गर्मी पड़ने लगती है, फिर लू चलने लगती है, तो फिर तो हमारे खास तौर से जो भैंसे हैं उनको ताव में आने में दिक्कत आती है। अगर वो ताव में आती भी हैं तो वो तो या तो रात में आती हैं जब पशुपालक हमारे सो रहे होते हैं, या वो बोलती भी हैं तो गूंगी बोलती हैं, साइलेंट हीट में आती हैं। तो अभी ये जो मौसम आ रहा है मतलब बसंत ऋतु का और ये होली तक, इस मौसम में मैं पशुपालक भाइयों से कहूंगा कि वो अपने पशुओं की जो प्रजनन क्षमता है, उनकी जो उत्पादन क्षमता का भरपूर लाभ उठाएं। जो पशु ताव में नहीं आए हैं उनको ताव में नाले के लिए बिल्कुल सही है। और ऐसे में किस किस तरह से पशुओं की देखभाल भी आवश्यक हो जाती है इस मौसम में, इसके बारे में जानेंगे आपसे विस्तार से। लेकिन आइए पहले नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट पर। बदलता मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आता है, जिसका असर पशुओं की सेहत पर भी पड़ता है। इस समय सर्दी का मौसम है, कई जगह पाला पड़ रहा है, तो कहीं दिन के समय मौसम थोड़ा गर्म सा भी रहता है। इस तरह बदलते मौसम में पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और पशु रोगों की चपेट में आ जाते हैं। पशुओं को बुखार, फेफड़ों में संक्रमण, दस्त और धनेला रोग होने की आशंका बन जाती है। बीमार होने पर पशुओं में बीमारी के कुछ खास लक्षण दिखने लगते हैं। सबसे पहले तो बीमार पशु चारा खाना बंद कर देते हैं और जुगाली करना छोड़ देते हैं। पशु सुस्त रहने लगता है। चलने फिरने में पशु को परेशानी होती है। पशुओं के शरीर के तापमान में लगातार गिरावट रहने लगती है, लेकिन सही देखरेख से आपके पशु न सिर्फ स्वस्थ रहेंगे बल्कि उनके दूध देने की क्षमता भी अच्छी खासी बनी रहेगी। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए तालाब से दूर रखें। खीस पिलाकर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। वयस्क व बच्चों को पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं। पशुओं के रहने की जगह को नमी और सीलन से बचाएं। सर्दी में पशुबाड़े के दरवाजे और खिड़कियों पर टाट के पर्दे लगा दें। इसके अलावा फर्श पर गन्ने की पत्ती या पुआल का बिछावन भी डाल सकते हैं।
पशु आवास में सूरज की भरपूर रोशनी आने दें और जहां तक संभव हो पशुओं को गुनगुना और ताजा पानी पिलाएं। साथ ही पशुओं को संतुलित आहार दें। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नंद स्वरूप जी। मैडम नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि मछली जल की रानी है, जल ही उसका जीवन है, हाथ लगाओ डर जाते हैं, बाहर निकालो मर जाते हैं। तो मछली को हमको कितना तापमान में रखना चाहिए, कितना पानी ठंडक के मौसम में देना चाहिए, और उसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे मछली की बढ़ोतरी हो, उसका विकास हो, उसका ग्रोथ हो, और अच्छा जो है तापमान बना रहे जल के अंदर, ठंडक से बचाया जा सके। ठीक है, आइए जानते हैं। तो सबसे अहम बात है कि तापमान किस तरह से मेंटेन करना चाहिए, कितने तापमान में मछलियों को रखना चाहिए, बताएं डॉक्टर प्रेम। मिश्रा जी, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि आज जितना भी मेरा पूरा टॉपिक था आपने सारी चीज़ें पूछ दी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इतने अवेयर किसान हैं आप। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मछलियों में तापमान के साथ साथ क्या क्या चीज़ें बदलती हैं, मछलियों के वातावरण में क्या क्या चीज़ें बदलती हैं और उसका मछली पर क्या प्रभाव पड़ता है जी। और जब वो प्रभाव हमें पता लग जाएगा कि क्या प्रभाव पड़ता है तो हम उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब पानी में मछली है और पानी ठंडे होते जा रहा है तो मछली का जो कंफर्टेबल जोन है, मतलब कि जहाँ वो उसकी सहनशीलता है वो 20 डिग्री टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेके और 35 डिग्री सेल्सियस पर उसका सबसे बढ़िया टेम्परेचर है। तो अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो भी उसको प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस में आएगी, और उससे कम रहेगा तो भी स्ट्रेस में आएगी। ये विशेषकर जो हमारी उत्तर भारत की मछलियाँ हैं, कतला, रोहू, मृगल के बारे में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुआयत यही मछलियाँ हमारे जो उत्तर भारत के जो क्षेत्र हैं ये पाली जाती है जी। तो जब पानी का जो टेम्परेचर जब कम होता है या सर्दी, यूँ कहो कि ये जो 4 महीने सर्दी के जाते हैं तो इसमें कुछ रासायनिक जो परिवर्तन है पानी के वो होते हैं जी। सबसे पहली चीज़ है कि उसका जो तापमान है, हमेशा जो तापमान है वो काम करता है कि अगर हवा का तापमान 8 है तो पानी का तापमान लगभग 15-16 होगा जी। मतलब कि 8 डिग्री का अंतर रहता है। ठीक है। और ये जो तापमान है ये हमें अगर 20 तक हम ये कर पाएँ, मतलब उसको रोक पाएँ तो अच्छा है। उसके नीचे क्या होगा कि मछली जैसे हमारा जैसे तापमान कम होता है तो हम तुरंत स्वेटर और जर्सी पहन के अपना जो तापमान है वही 37 डिग्री पे ले आने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम ठंड से बचे रहते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें क्या होगा कि तुरंत जो हम सिकुड़ के बैठ जाएंगे। इसी तरह से कुछ मछलियों के साथ भी है और इसीलिए जो पानी है उसका तापमान जो है उसे मेंटेन करना बेहद जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सानी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि बदलते मौसम में जैसे कि आपने बताया कि जो पशु का स्वास्थ्य है उसके बिगड़ने की आशंका रहती है, ऐसे में उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जो आहार व्यवस्था है वो किस तरह से करनी चाहिए पशुपालकों को? देखिए, इस मौसम में जैसे अभी सर्दी दोबारा से आ गई है और तेज ठंडी हवाएं चल रही हैं और बादल छाए हुए हैं और धूप भी कम निकल रही है। इस मौसम में पशु को एक तो जो पशु का जो बाड़ा है उसको बंद रखें, उसमें ठंडी हवा का प्रवेश न हो, और जो नीचे जो उसका फर्श है उसके ऊपर पुआल, घास वगैरह बिछा दें, और नीचे बिल्कुल सीलन नहीं रहनी चाहिए। नीचे बिल्कुल उसका जो गोबर पेशाब है उसको उठा लें, और दिन के समय अगर धूप निकल रही है तो पशुओं को दिन के समय धूप में बांधें और शाम होते ही पशुओं को बाड़े के अंदर ले जाएं और उनके ऊपर कोई टाट, बोरी इत्यादि आवश्यक रूप से बांध दें। अगर फिर भी टेम्परेचर अंदर का कम है तो कोई अंदर अलाव वगैरह जला सकते हैं। अगर बाड़े के अंदर अगर कोई जैसे 6 इंची का भी अगर कोई गैप रह गया तो आप ये देखिए कि सवेरे ही उसकी जो भैंस है
उसका दूध कम से कम 1-1.5 लीटर कम हो जाएगा। तो जो प्रचंड सर्दी का जो सीधा प्रभाव जो उसके दूध के ऊपर पड़ता है, तो इस समय हमें ये ध्यान में रखना है कि पशु को जो शरीर उसका गर्म रहना चाहिए और जो खुराक है उसको कोई भी खुराक गर्म दें। जैसे उसको कोई दलिया वगैरह जो भी आप बना के दे रहे हैं, जैसे इस समय बाजरा, मक्का, गेहूं का दलिया पका के दें, उसको गुड़ दें, उसको कम से कम जो है 50 ग्राम खनिज लवण दें, उसको 30 से 40 ग्राम जो है नमक आवश्यक रूप से दें। आप ये देख रहे हैं ये जो काला नमक है, ये काला नमक ये बहुत ही उपयोगी है और पशु को 30 से 40 ग्राम ये काला नमक उसको देना चाहिए। और ये जो सेंधा नमक आप देख रहे हैं, ये सेंधा नमक ये भी जो है पशु को, सेंधा नमक और काला नमक अगर नियमित रूप से पशु को देंगे तो उसका जो है हाजमा ठीक रहेगा और उसको पर्याप्त मात्रा में लवण मिलते रहेंगे। और साथ साथ उसको मतलब जो है जो भी बांट आप बना करके देना वो गर्म दें और उसको तूड़ा जो भूसा होता है वो भी उसको ज्यादा हरे चारे में तूड़ा जो भूसा जिसको बोलते हैं वो भी उसको मिक्स करके दें। और खासतौर से तूड़ा रात को दें ताकि रात में जिस समय सर्दी ज्यादा होती है तो तूड़े की गर्माई से एक तो पशु का जो है उसका तापक्रम सही बना रहेगा और उसका पेट भर जाएगा। जी बिल्कुल। हम दोबारा आपका रुख करेंगे डॉक्टर सानी। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। आयुष जी इस वक्त बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। आयुष जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये हमारी भैंस जो है ये 2 दिन से चारा नहीं खा रही है और जो है जुगाली भी नहीं कर रही और जब जुगाली करती है तो मुंह में झाग और राल जो रही है इसकी। अच्छा डॉक्टर सानी, क्या वजह हो सकती है इसकी? आप उसको थोड़ा सा ये देख के बताएंगे उसके नाक मुंह में से कुछ पानी आ रहा है या उसका कान को आप स्पर्श करके मुझे बताएं और उसके शरीर पे हाथ लगा के बताएं उसका शरीर गर्म है या ठंडा है। आयुष जी? हाँ जी। जी बता सकते हैं आप कि कहीं नाक से पानी तो नहीं आ रहा है और शरीर गर्म तो नहीं है ज्यादा? शरीर तो ज्यादा गर्म नहीं मगर ये कान ठंडे हैं, कुछ कान ठंडे हो रहे हैं। ठीक है, कान ठंडे हो रहे हैं। देखिए आप उसको ऐसा करिए, पहले तो उसके शरीर को आप गर्म रखिए, उसके शरीर के ऊपर टाट बोरी वगैरह उसके ऊपर बिछा दीजिए और उसको सबसे पहला काम ये है कि उसको बफारा दें। आप गर्म पानी एक भिगोने में लेकर के उसके ऊपर ढक्कन दे दें और उसके अंदर जो उसकी भाप है ना उसके सिर के ऊपर एक कपड़ा दे करके उसको बफारा दें। और अगर वो ग्याबिन नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं ये जो डोडा इलायची है, जो मोटी इलायची जिसको बोलते हैं ना, ये डोडा इलायची देख रहे हैं आप? ये डोडा इलायची जो काली इलायची जिसको बोलते हैं ना, मोटी इलायची, तो 5 ये मोटी इलायची और करीब ये 40 ग्राम ये हल्दी देख रहे हैं आप, ये हल्दी इसी हल्दी है, ये 40 ग्राम हल्दी और करीब 40 ग्राम मीठा सोडा, ये तीनों मिला के उसको सवेरे शाम उसको दें। और उसको गुड़ जो होता है अच्छी क्वालिटी का गुड़, जो काला गुड़ होता है उसको गुड़ दें, उसके शरीर को गर्म रखें, उसको बफारा दें। और अगर इतना करेंगे तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। और अगर आप कोई बाजार से अगर कोई दवाई परचेज करना चाहें तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का करीब 1 ग्राम के जो बोलस है, 1 ग्राम बोलस सवेरे शाम और मेलॉक्सिकैम विद पैरासीटामोल अच्छी कंपनी के 2 बोलस सवेरे शाम ये भी दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आयुष जी मुझे उम्मीद है कि इन सुझाव पर आप जरूर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर प्रेम कुमार मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में रिपोर्ट देखी और उसमें ये भी देखा कि सर्दियों के मौसम में और खासतौर पर अगर बदली छाई हो, बादल छाए हुए हो, तो ऐसे में जो मछलियां हैं उन्हें ज्यादा नुकसान होता है, उन्हें समस्याओं की ज्यादा आशंका बढ़ जाती है। क्या वजह होती है इसकी? उसका कारण क्या है कि तालाब में छोटे छोटे प्लैंक्टन्स, ऐसा समझ लीजिए कि वनस्पति होती हैं जी, जो मछली का खाना भी है और मछली का जो तालाब का जो ऑक्सीजन है वो उसको मेंटेन करते हैं जी जी। तो जब वो बदली रहती है तो सूरज की किरणें नहीं आ पाती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी और पानी में ऑक्सीजन दिन के समय भी नहीं रहेगी। और रात को यही जो वनस्पति हैं वो जितना ऑक्सीजन पानी में है उसको वापस वही
जो श्वसन क्रिया के थ्रू जो है उसको ख़त्म कर देती है। तो उससे क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन की जो है ना मात्रा बहुत कम हो जाती है। स्पेशली ये सुबह के 3 से 4 बजे तक का होता है, तो उस समय ही ज़्यादातर जो मोर्टेलिटी होती है उसी समय होती है। दूसरा चीज़ है कि जैसे हम अभी तापमान की बात कर रहे थे कि तापमान कम हो जाने से कितना तापमान हमें मेंटेन करना है। उसके बाद में एक चीज़ आती है कि तालाब में जो पानी है उसमें सिर्फ मछली ही नहीं है, और मछली के साथ मछली अकेली नहीं है, मछली एक एनवायरनमेंट है, और एनवायरनमेंट में छोटे छोटे जीवाणु भी हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े भी हैं जो उसका खाना भी है जी। और जो आपके छोटे छोटे पौधे भी हैं जो मछली का खाना है फिर से। तो और उसमें जो जीवाणु हैं वो जीवाणु जो है उसको जितना भी उसका मछली का जितना भी विष्ठा है और ये सड़ा गला खाना है या मरने वाली जो वनस्पति या कीड़े हैं उन सब का और जो हम खाद्य देते हैं उसमें से भी अखाद्य रह जाता है कुछ, तो वो सड़ता है। उसको सही करके डिसइंटीग्रेट करके उसमें अमोनिया बनाती है, और जो अमोनिया होती है इस समय पे वो जो तालाब के तलहटी में अमोनिया बहुत बनती है, और ये जो है बहुत खराब चीज़ है। तो हमें अमोनिया बढ़ने से कैसे रोका जाए और ऑक्सीजन की कमी को कैसे रोका जाए? तो ये हमें क्या करना है कि हमें किसी भी तरह से वो तालाब का जो तलहटी है उसको किसी तरह से डिस्टर्ब करना है, जिससे वो अमोनिया वहाँ से तलहटी से रिलीज़ हो जाए, क्योंकि यही अमोनिया मछली के जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है और ऐसा समझ लीजिए कि पॉइजनस गैस है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें जो है बार बार या तो नेटिंग करते रहें, बार बार नेटिंग करते रहें। तो नेटिंग करने के लिए क्या है कि एक तो जो नेट है, नेट में थोड़ा यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा। एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करके उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। सुशील जी इस वक्त रायबरेली उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। सुशील जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी नमस्ते जी नमस्कार, बताएं। हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ, मेरी पास एक भैंस है, वो बार बार रिपीट कर रही है, हीट पे आ रही है जी, वो बार बार रिपीट कर रही है वो। डॉक्टर सानी बताएं क्या सुझाव देना चाहेंगे आप इन्हें? सुशील जी ये जो आपकी भैंस जो बार बार रिपीट कर रही है, ये रिपीट ब्रीडर का केस है। अगर 2-3 बार आपने प्राकृतिक गर्भाधान करवा लिया है या आपने कृत्रिम गर्भाधान करवा लिया, इसके बाद भी अगर उसका गर्भ नहीं ठहरता है, तो इसका मतलब है कि या तो उसके बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन है और या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है। अगर तो इसको पशु चिकित्सक से आप एक बार चेक करवा लें। अगर कोई इन्फेक्शन है तो जब भी ये अगली बार जब ये ताव में या हीट में आए तो इसके जो बच्चेदानी के अंदर इसके बच्चेदानी के अंदर जो है ये मेट्रोन डायाजोल, ये 100 ml मेट्रोन डायाजोल और जेंटामाइसिन 30 ml, ये दोनों मिक्स करके 3 या 4 दिन तक इसकी बच्चेदानी के अंदर डाले जाते हैं। और पशु चिकित्सक से एक बार आप इसकी जांच करवा ले, कोई सिस्टिक ओवरी तो नहीं है या कोई फॉलिकुलर सिस्ट या कोई ल्यूटियल सिस्ट तो नहीं है। अगर इस तरह की कोई संभावना है तो फॉलिकुलर या ल्यूटियल सिस्ट का तो हार्मोनल उसके अंदर जो थेरेपी दी जाती है, तो वो पशु चिकित्सक के अंदर उसके बच्चेदानी की जांच करके वो बता सकते हैं। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप गर्भाधान करवाएं, गर्भाधान के बाद में पशु को एक तो बैठने नहीं दें और ये ध्यान में रखें उसको कोई ठंडी चीज जैसे कुछ मूली वगैरह या उसको कोई छाछ, बेसन या मेहंदी पानी में घोल के ये उसको आवश्यक रूप से दें। इतना आप ध्यान रखें। जी बिल्कुल। तो सुशील जी मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इन सुझावों पर भी आप जरूर ध्यान देंगे। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से
1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल और सर्दियों में मछलियों की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मनदीप जी हरियाणा से। आइए उनसे बात करें। माफ कीजिएगा, रणधीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणधीर जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। रणधीर जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मिल रही है जी जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, अपना सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं? ये गाय थी मेरे पास एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दे। हाँ जी, मेरे पास गाय ने एक बच्चा दिया था 28 तारीख को। जी हाँ जी मैडम। डॉक्टर सानी, अगर आप इनका सवाल समझ पाए हो। मैं इनकी आवाज नहीं सुन पा रहा। 28 तारीख को बच्चा दिया था, उसमें जेर नहीं गिरी। अच्छा अच्छा, जेर नहीं गिरी है, ठीक है। हाँ जी 28 तारीख। डॉक्टर सानी, हाल ही में गाय ने बच्चा दिया लेकिन जेर नहीं गिरी, तो क्या आप उनको सुझाव देंगे? देखिए, गाय या भैंस के ब्याने के 4 से 6 घंटे के बाद में उसकी जेर गिर जानी चाहिए। अगर जेर नहीं गिरी है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे वो कुपोषण से वो गाय या भैंस सफर कर रही हो, या मिनरल मिक्सचर की कमी की वजह से, या कुछ कैल्शियम की कमी की वजह से। तो अगर 4 से 6 घंटे के बाद में अगर उसने जेर नहीं गिरा है तो उसको गाजर के बीज, बांस की पत्ती और गुड़, गाजर के बीज करीब 200 ग्राम और बांस की पत्ती करीब आधा किलो और गुड़ करीब 250 ग्राम और 2 किलो पानी में इसको उबाल करके उसको आप पिला दें। और इसके अलावा उसको 8-10 लौंग जो है वो गर्म करके
और उसको तवे पर आप गरम करके उसको पीस के और गरम गुड़ में मिला करके भी उसको दे सकते हैं। और इसके बावजूद भी अगर वो जेर नहीं अगर उसने डाली है तो पशु चिकित्सक उसमें कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का उसकी अंतःशिरा में कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगा करके और इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन लगा करके प्रयास कर सकते हैं कि वो अपने आप डाल दे। अगर फिर भी नहीं डालती तो पशु चिकित्सक से हाथ डाल करके उसकी जेर को निकलवा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो रणधीर जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर प्रेम कुमार, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि अगर पानी में तलहटी में अमोनिया बढ़ता है या फिर ऑक्सीजन की कमी होती है तो मछलियों को इससे समस्या हो सकती है। तो ऐसे में क्या उपाय करें? अपनी बात आप पूरी करें। जी, तो उसके लिए जो मैं बता रहा था कि एक हम कहते हैं कि फॉल्स नेटिंग। जी जी। तो ऐसे भी सर्दियों में जो नेटिंग है हमेशा हमें करते रहने चाहिए। जो बाज़ार को जाने वाली मछलियां हैं उनको निकाल लिया जाए, उनको बेच दिया जाए, क्योंकि कम से कम नुकसान हो उसका हर समय ये हमें कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा चीज़ हमें जो है ना फॉल्स नेटिंग भी करते रहने चाहिए। उसमें क्या करते हैं कि हम जाल के जो नीचे वाला हिस्सा है, जो रस्सी है, उसमें कुछ ईंट बांध दें। तो और ईंट बांध के उसको जो है जाल को दोनों तरफ से खींचें धीरे धीरे करके। तो उससे क्या होगा, तलहटी में वो ईंटें टकराएंगी और तलहटी की जो मिट्टी है वो डिस्टर्ब होगी। और डिस्टर्ब होने से क्या होगा कि वो जो अमोनिया है वो रिलीज़ हो जाएगी। और ऐसे काम करने के लिए जो हमारा जो समय है वो उसी समय को चुने जबकि पानी में भरपूर मात्रा ऑक्सीजन की रहे। अगर हमने सुबह के समय ऐसा काम करीब 10-11 बजे के समय ये ऐसा काम करना चाहिए जबकि सूरज अपनी पूरी ऊंचाई पर चला जाए और ऑक्सीजन मतलब कि पानी में ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाए। अदरवाइज़ अगर हम थोड़ा लेट में करेंगे तो उस समय पे जितना भी वो ऑक्सीजन पानी की रहेगी तो अमोनिया उसको वो कंज्यूम कर लेंगे और वो पानी की ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। जी। तो इस तरह के हम जो है जो कार्यक्रम है इस तरह से करते रहना चाहिए। तो ये उपाय अपनाए जा सकते हैं। जी। आइए आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन किसान के कई दर्शक कॉल सेंटर के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर सानी, एक सवाल पूछा है अरुण कुमार जी ने उत्तर प्रदेश से। इन्होंने पूछा है कि हमारी भैंस करीब 2 लीटर दूध देकर हट जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है और हम क्या उपचार करें? देखिए, आंखों में आंसू आ रहे हैं तो इस मतलब है कि उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं। तो पेट में जब कृमि होते हैं तो कृमिनाशक दवाई देनी चाहिए। कृमिनाशक दवाई आप ये देख रहे हैं, ये एल्बेंडाजोल 3 ग्राम की जो एल्बेंडाजोल, ये अच्छी कंपनी की, किसी ब्रांडेड कंपनी की आप बाजार से खरीद सकते हैं। तो ये 3 ग्राम की एल्बेंडाजोल दे सकते हैं। और अगर इनकी कोई गाय या भैंस अगर वो गाभिन है तो फेनबेंडाजोल अच्छी कंपनी की 1.5 ग्राम की गोली उसको दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आंखों में कीड़ आ रही है तो मेरा ये अनुभव है कि उसको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का करीब जो है 25 ml इंट्रामस्कुलर अगर उसको लगाया जाए तो उससे भी उसको काफी उसको रिलीफ मिलता है। और अगर वो दूध कम दे रही है तो सबसे पहले उसको पेट के कीड़ों की दवाई, जैसे मैंने बताया, एल्बेंडाजोल 3 ग्राम उसको दे दें। और साथ ही उसको जो उसके आहार के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा साथ में, क्योंकि अगर वो ताजा ब्याई हुई भैंस है, जैसे 8 या 10 दिन की ब्याई हुई है, तो उसको कैल्शियम देना बहुत जरूरी है। अब कैल्शियम के लिए मैं अपने पशुपालक भाइयों को बताना चाहूंगा कि आपको बाजार से महंगा कैल्शियम खरीदने की 800 रुपए की जो 5 लीटर की कट्टी आ रही है वो खरीदने की जरूरत नहीं है। आप ये देख रहे हैं, ये चूना मेरे हाथ में है, ये चूना ये आप बाजार से खरीद लीजिए। ये चूना जो है ये 5 किलो बाजार में 50 रुपए का मिलता है। इस चूने को जैसे आप करीब आधा किलो इसको रात में पानी में भिगो दें अच्छी तरह, एक पट्टे के ऊपर इसको पानी में अच्छी तरह भिगो दें। और एक जो पानी की खेली है आपकी, जो 500-600 लीटर की खेली है, तो वो जो आधा किलो जो ये चूना है इसको रात भीगा रहेगा तो इसकी जितनी भी जो गैस है ये ठंडा पड़ जाएगा। इसकी जो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो गैस है सारी निकल जाएगी, ठंडा हो जाएगा और ये बिखर जाएगा। खेली में डाल दें तो जो खेली में रहेगा तो एक तो क्या है, जो आपकी जो खेली है उसमें पानी बिल्कुल शुद्ध रहेगा, उसमें कोई जो एल्गी वगैरह है तो कीड़े मकोड़े वो नहीं पड़ेंगे। और पशु को प्राकृतिक रूप से
कैल्शियम मिलता रहेगा। बिल्कुल। हम फिर से आपका रुख करेंगे डॉक्टर सानी। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ ले लेते हैं। शारदा प्रसाद जी उत्तर प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। शारदा जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम। जी बताइए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि गाय को क्या सेंधा नमक दिया जा सकता है, और वो पानी नहीं पी रही है तो उसके लिए क्या करें? जी ठीक है, आइए जानते हैं, डॉक्टर सानी बताएं। देखिए, वो पानी अगर नहीं पी रही है तो उसको आप चीनी खिलाएं, चीनी खिलाएं, और उसको जो है ना ये नमक खिलाएं। ये आप देख रहे हैं, ये सेंधा नमक मैं आपको दिखला रहा हूँ। और ये जो आप ये ध्यान में रखें कि अब आगे जो आने वाले कुछ महीने हैं तो इसमें पानी की जो पशुओं को जो पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपकी जो ठान है या मेंजर है उसमें देखो ये सेंधा नमक पड़ा रहे, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रही काला नमक, ये देख रहे हैं आप काला नमक। तो ये सेंधा नमक, काला नमक, ये पशु इसको जब चाटते रहते हैं, एक तो उनका हाजमा ठीक रहता है और एक उनको प्यास लगती है, ठीक है ना। तो ये आप काला नमक और ये सेंधा नमक ये इनको आवश्यक रूप से दें। अगर प्यास कम लग रही है तो उसको आप चीनी थोड़ी सी पानी में घोल के दे दें तो उसको प्यास लगने लगे। बिल्कुल शारदा जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर प्रेम कुमार आपसे जानना चाहेंगे कि जो मछली पालन करते हैं मछली पालक, उनके लिए खरपतवारों की समस्या कई बार काफी बढ़ जाती है, और मछलियां इससे किस तरह से प्रभावित हो सकती हैं और क्या उपाय करें, ये जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था आपको कि जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं सर्दियों में, क्योंकि पानी नीचे तलहटी में बैठ जाते हैं जी। और इस समय पे सर्दियों में जो खरपतवारों का जो मेला है बहुत तेज़ी से लगता है। मतलब कि पूरा कभी कभी तो पूरा तालाब खरपतवारों से भर जाता है, और खरपतवारों से हमारे 2-3 कई सारे नुकसान होते हैं जी। एक चीज़ तो हम अगर मछली को खाना देंगे तो वो खाना उस तक नहीं पहुंचेगा, और मछली अगर मूवमेंट भी करना चाहेगी तो मछली का मूवमेंट नहीं होगा। तीसरा चीज़ है कि हम कि जितने भी पेड़ पौधे हैं पानी में, जलीय पेड़ पौधे हैं, वो पानी से ही ऑक्सीजन लेते हैं। तो पूरा दिन क्या करेंगे कि वो ऑक्सीजन बनाएंगे तो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रहेगी दिन के समय, लेकिन रात में धीरे धीरे करके वो ऑक्सीजन को वापस कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। और एक स्थिति ये आएगी कि पूरी रात का जब कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा तो पता लगा कि तालाब में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है। उससे मछली, एक तो स्ट्रेस है कि स्ट्रेस है ठंड का, हाइपोथर्मिया का स्ट्रेस है, दूसरा ऑक्सीजन का स्ट्रेस है। तो ऐसी स्थिति में मछलियों की मास मोर्टेलिटी, मतलब कि बहुत मात्रा में मछलियों की मौत हो सकती है। तो इनसे जो बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि सर्दियों में पानी को जो है, पानी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। और इसको आवश्यक करने के लिए एक्सचेंज करना, वाटर एक्सचेंज ही सबसे अच्छा साधन है। कि अगर सपोज 1 एकड़ का आपका तालाब है तो 1 एकड़ का तालाब का अगर 1 मीटर गहरा है तो एक तो सबसे पहले जब हम तालाब बनाते हैं, तालाब बनाने के पहले हमें सोचना चाहिए कि पानी जितना ज़्यादा होगा, जितना गहरा तालाब होगा, तो जो तापमान है, पानी का जो तापमान है उतना जल्दी से ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है। तो 1 मीटर की जगह अगर 1.5 मीटर भी अगर वो गहराई रखते हैं पानी की, 1.5 मीटर पानी रहता है तो कम से कम मतलब कि कम उसमें तापमान का जो ऊपर नीचे जाता है वो नहीं होगा, जो उतार चढ़ाव नहीं होगा। जी, उतार चढ़ाव नहीं होगा। आपका रुख करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा डॉक्टर प्रेम कुमार। श्याम कुमार यादव जी इस वक्त मधुबनी बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम कुमार जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो श्याम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है। जी अपना सवाल पूछें। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था, वो चूना के बारे में जो बता रहे थे जी, जो चूना कैल्शियम का स्रोत है, ये तो हम बहुत किसानों को भी मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है, लेकिन मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसको
इसका कोई साइड इफेक्ट भी है और इसको कितने दिन तक खिला सकते हैं? मतलब पशु गाभिन होने के बाद भी खा सकती है या हम हमेशा इसको खिला सकते हैं जी, और कैसे खिला सकते हैं, थोड़ा उनको रिपीट करें। बिल्कुल जी, डॉक्टर सानी बताएं। देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये जो चूना है ये बहुत ही उपयोगी है और ये नेचुरल मतलब प्राकृतिक कैल्शियम पशुओं को मिलता है। ये आप गाभिन पशुओं को भी खिला सकते हैं और अगर गाभिन पशुओं को खिलाएंगे तो उनके गर्भपात की संभावना इसकी बहुत कम हो जाएगी। और जो दुधारू पशु हैं उनको आप खिलाएंगे तो उसमें दूध की मात्रा बढ़ेगी। इसके अलावा उसको मैंने आपको बताया, जैसे उसको समय समय पर उसको आप जो पेट के कीड़ों की दवाई एल्बेंडाजोल हर 3 महीने पे उसको देते रहें, 3 ग्राम एल्बेंडाजोल देते रहें। और उसके अगर शरीर के ऊपर कुछ भी अगर कोई वाही परजीवी जैसे चिच्चड़, कलीले, जुएं, लीखें इत्यादि नहीं है और पशु को अगर कोई न तो अंतः परजीवी है न वाही परजीवी है, उसको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिल रहा है, उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, खनिज लवण, पर्याप्त मात्रा में पानी उसको मिल रहा है और आप उसको अच्छा पोषण, हरा चारा, भांट वगैरह उसको पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं। और साथ साथ उसको पशु को ये खरहरा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये खरहरा ये आप देख रहे हैं, पशु को ब्रश आप कर रहे हैं डेली, तो इससे भी आप देखेंगे कि आपके पशु का दूध अगर आप डेली करेंगे तो इससे क्या है कि उसके जो शरीर के ऊपर जो धूल, मिट्टी के कण जो हैं वो सारे साफ हो जाएंगे और एक रक्त संचार जो है पशु का वो बढ़ जाएगा। और इससे भी आप देखेंगे कि दूध जो कम से कम 1 पावर या आधा लीटर दूध, पावर से लेके 400 ग्राम दूध भी उससे बढ़ जाएगा। तो इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो उसका दूध भी बढ़ेगा और उसको कैल्शियम मिलता रहेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर सानी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी कि पशुओं का जो आहार की व्यवस्था है वो बहुत अहम है, लेकिन जो पशुपालक हैं उन्हें अपनी लागत भी देखनी होती है अगर व्यावसायिक रूप से वो पशुपालन कर रहे हैं, तो सस्ता पोषण जो है वो देने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं पशुपालक? देखिए पशुपालक भाइयों, अभी क्या है कि इस समय जो चारे की और जो बांट की बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि अभी ये पोषण के दृष्टिकोण से बड़ा एक लीन पीरियड चल रहा है, क्योंकि रबी की जो फसल अप्रैल में आएगी, तो अभी जो 2-2.5 महीने के जो ये पीरियड होता है, इस महीने में क्या होता है कि जो आपका जो खाखला है या जो आपका कुट्टी है, इनके रेट बहुत बढ़ जाते हैं। वर्तमान में भी इस समय जो भूसा है वो करीब 1300 रुपए कुंटल चल रहा है और जो कुट्टी है वो भी 1100-1200 रुपए कुंटल चल रही है और जो खाल है वो भी करीब 40 रुपए किलो चल रही है। तो ऐसे में कुछ वैकल्पिक चारों की व्यवस्था की जा सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं बाजरा, ये बाजरे का बांट जो है ये आप पशुपालक ला सकते हैं। ये 18 रुपए किलो बाजार में बाजरा मिल रहा है, इसको आप पिसवा लें तो ये मतलब काफी बाजरा, मक्का और गेहूं इसका दलिया बना करके पशु को दें और गुड़ जो है गुड़ दें, नमक दें पशु को। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो एक पशुपालक, मेरे एक पशुपालक हैं, मैं उनकी डेयरी से ये लाया हूँ, आप ये देख रहे हैं, ये अगर आप देख पाए तो इसमें देखिए ये सफेद चना है, इसमें जो है ये राजमा है और इसके अंदर काला चना है। ये 25 रुपए किलो ये हमारे एक पशुपालक खरीदते हैं अपनी गायों के लिए और कोई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो गायों के लिए इनको ये देते हैं। तो आप ये देखें, ये जो सफेद चना आप देख रहे हैं, सफेद चना और ये राजमा और ये काला चना, तो आप कितनी आश्चर्यजनक मतलब उस पशुपालक की आप देखिए कि उनकी खोज देखिए कि उन्होंने किसी व्यापारी से वो हर साल इनको मतलब वो क्या उनका कोई व्यापार करते हैं इसका चने दाल का और इसमें ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर होते हैं, तो 25 रुपए किलो वो खरीद करके लाते हैं। इसके अलावा तो कई वैकल्पिक ऐसे पोषण देने की व्यवस्थाएं हैं जो पशुपालक अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, यशवंत जैन जी, शिवपुरी मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। यशवंत जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। यशवंत जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, इससे बातचीत में रुकावट आती है। फोन लाइन के जरिए बातचीत करें कृपया। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी नमस्कार। हमारे भारत, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए यशवंत जी। हाँ, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार हमारे पशुपालन के बढ़ावे के लिए पूरे प्रयास कर रही है, उसके लिए तो धन्यवाद जी। दूसरा मेरा ये कहना है कि हमारी एक गाय है 3-4 साल की जो ज्ञावन नहीं हो रही और पेट में हीट पे आती है, उसके बाद में उसको बच्चा नहीं ठहरता है। तो और दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ बैल है उनकी ठंड से मौतें बहुत हो रही हैं,
और कई गांव वाले जो बैलों को पाँव में बांध देते हैं जिससे बैल नीचे रह जाते हैं और उससे वो उठ नहीं पाते, उससे भी बहुत जानवर हमारे मध्य प्रदेश में और शिवपुरी जिले में मौत होती है। तो इस प्रकार हम किस प्रकार ठंड से बचाएं और किस प्रकार हमारी गाय को हम ज्ञापन करवा पाए। जी जी, आइए जानते हैं, बताएं डॉक्टर साहनी क्या सुझाव देंगे आप इन्हें। देखिए, गायों का ज्ञापन होना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं कि गाय का ज्ञापन न होने का मतलब है कि पशुपालक को सीधा आर्थिक नुकसान होना। जी बिल्कुल। तो गाय को अगर वो ताव में नहीं आती, हीट में नहीं आती, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये अंकुरित मूंग मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये मूंग आप देख रहे हैं, अंकुरित मूंग। जी जी जी। तो ये अंकुरित कर लीजिए, जो भी अंकुरित है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये अंकुरित मूंग है। आप जानवर को रोजाना 1 किलो जो है ना, गेहूं है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, इसको अंकुरित कर लीजिए। तो आज आप उसको पानी में भिगोएंगे तो ये तीसरे दिन इसमें से अंकुरित हो जाएगा। तो 1 किलो रोजाना आप इसको खिलाएं कम से कम 20 दिन तक। अंकुरित जो अनाज खिलाने से इसके अंदर क्या विटामिन ए और विटामिन ई इसके अंदर विकसित हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही सस्ती और लाभकारी ये दिखाना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं, ये नीला तोता है, ये कॉपर सल्फेट। अच्छा। ये आप पंसारी के पास मिल जाएगा, करीब 150 रुपए किलो ये पंसारी के आपको मिल जाएगा। तो ये 8 ग्राम रोजाना आप इसको ये खिलाएं तो ये उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और मैंने आपको जैसे बताया, पेट के कीड़ों की दवाई उसको 3 महीने पे देते रहे। अगर कोई भाई परजीवी है तो साइपरमेथ्रिन जो है 2% का घोल उसके शरीर के ऊपर लगाते रहें। और पशु को खनिज लवण आवश्यक रूप से 50 ग्राम नियमित रूप से देते रहें, तो पशु निश्चित रूप से काम में आ जाएगा। इसके अलावा ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हल्दी देख रहे हैं, ये हल्दी जी, इसको भी आप जो है हल्दी, इसको आप जो 100 ग्राम देसी घी में हलवा बना करके इसको भी 7-8 दिन तक दें। और इसके अलावा जो तिल की खल होती है, तिल की खल को गर्म करके पशु को खिलाएं तो पशु ताव में आ जाएगा। और अगर ताव में आने के बावजूद अगर बार बार वो ताव में आता है और उसके बाद भी अगर उसका गर्भ नहीं ठहरता है तो उसके अंदर जो सिप्रोफ्लॉक्सिन 100 ml और मेट्रोनडाइजोल 60 ml ये उसकी जब वो ताव में आए तो इंट्रायूटेराइन पशु चिकित्सक से जब भी वो ताव में आए तो 3 या 4 दिन तक। ठीक है, बिल्कुल। तो यशवंत जी, यहाँ पर कई सुझाव आपको मिल गए हैं। उम्मीद है कि इन सुझावों पर आप जरूर अमल करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है।
इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम मछलियों की देखभाल और सर्दी के मौसम में पशुओं की देखभाल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त एक ईमेल लेते हैं जो कि भेजा है वीरेंद्र कुमार जी ने मंडी हिमाचल प्रदेश से। डॉक्टर प्रेम कुमार, उन्होंने ये पूछा है कि क्या वो हिमाचल प्रदेश में मछली पालन कर सकते हैं कि नहीं, और इसके लिए क्या सरकार की तरफ से किसी तरह की सुविधाएं या सब्सिडी की व्यवस्था है क्या? जी, मंडी जो है मध्य ऊंचाई के क्षेत्रों में आता है जी। करीब 600-700 मीटर की ऊंचाई पर है और वहाँ जो वो चुन सकते हैं, जो मछलियाँ चुन सकते हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प की वो खेती कर सकते हैं बड़े आराम से। और जहाँ तक वो योजना की बात कर रहे हैं तो योजना के लिए उनको जो वहाँ के सहायक निदेशक हैं, जो मत्स्य निदेशक हैं मंडी के, उसके कार्यालय में उनको जाके आवेदन रखना होगा और जो योजनाओं की जानकारी उनको वहीं से मिलेगी। और 100% योजनाएं हैं भारत सरकार की। नीली क्रांति के रूप में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, उसके अंतर्गत मत्स्य पालन को बहुत सारा बढ़ावा और बहुत सब्सिडी भी दी जा रही है। इसलिए मैं मेरा सुझाव है कि वो अपना जो डिस्ट्रिक्ट का जो ऑफिस है वहाँ जाएं और वहाँ जाके और ये जानकारी प्राप्त करें योजनाओं की। जी, तो इन योजनाओं का लाभ आप उठा सकते हैं और मत्स्य पालन को अभी काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ज़रूर इन योजनाओं का लाभ उठाएं। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और सवाल ले लेते हैं। किसान कॉल सेंटर के जरिए जो सवाल आया है, डॉक्टर सानी टॉनिक शेख जी पश्चिम बंगाल से, उन्होंने सवाल पूछा है कि उनके पास देसी गाय है जिसने चारा खाना छोड़ दिया है, हड्डियाँ निकल आई हैं, उसके मुँह से पानी निकलता है, क्या करें? देखिए, उसने चारा खाना छोड़ दिया और हड्डियां निकल आई हैं, तो ये तो देखिए, या तो उसको कृमिनाशक दवाई तो उसको समय पे दिया जाए और उसको जो संतुलित पौष्टिक आहार है, उसको जो हरा चारा, उसको पर्याप्त मात्रा में भूसा और उसको प्रोटीन के लिए उसको जो है रिचका या फलीदार कोई मटर इत्यादि की फलियां ये दी जाए, भाट उसको दिया जाए। और उसके मैं तो उनको ये कहूंगा, एक बार उनके जो उनका जिला पशु रोग निदान केंद्र है, एक बार उसकी जांच करवा ली जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई उसको उसको ज्योति में उसकी आंतों के अंदर समस्या हो जाती है, तो एक बार उसके जो जिला पशु रोग जो निदान केंद्र है वहां पर एक बार उसके रक्त की जांच करा लें तो उससे बिल्कुल। डॉक्टर सानी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन जी। डॉक्टर प्रेम कुमार, चलते चलते संक्षेप में अगर आप मछली पालकों को कुछ सुझाव देना चाहें। जी, मैं यही कहना चाहता कि पानी का जो टेम्परेचर है, अभी हमने सारे चीज़ों पे बात की कि कैसे वो मछली पे प्रभाव डालता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो ख़राब प्रभाव डालती है। अब ये है कि टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि टेम्परेचर को मेंटेन करने का सबसे जो आसान तरीका है कि पानी का एक्सचेंज हम करते रहें।
अगर हमारे जैसे सपोज कि हमारा 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें अगर 1 मीटर की गहराई है तो करीब 40 लाख लीटर पानी आता है। तो अगर हम उसमें से 10 लाख लीटर पानी को 8 लाख लीटर पानी 6 से 8 लाख लीटर पानी हम डेली एक्सचेंज करते रहें तो पानी का जो टेम्परेचर है 17-18 हमेशा बना रहेगा। एक चीज़ तो ये है। दूसरा जो छोटे नर्सरी तालाब हैं, नर्सरी तालाबों को अगर हम पॉली हाउस से ढक दें, एक चीज़। दूसरा अगर पॉली हाउस नहीं भी है तो हम पॉलीथीन से जो रात के समय ढक दें, जिससे जो है ना जो ठंड वो अंदर ना जाए और दिन में हम उसको उगाड़ दें तो चलेगा। तो डॉक्टर प्रेम कुमार, माफ कीजिएगा समय की कमी है, आपने बहुत अहम जानकारियां हमें दी है इस कार्यक्रम के दौरान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने कि किस तरह से सर्दियों के मौसम में मछलियों की देखभाल करें और पशुओं की देखरेख से जुड़ी अहम जानकारी भी आज आपको मिली। आइए आपको बता दें कल हेलो किसान कार्यक्रम के विषय क्या होंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय होगा मधुमक्खी पालन एक सफल व्यवसाय और अनार के नए बाग की स्थापना। आप अपने सवाल हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। आप फेसबुक के माध्यम से भी हमसे जुड़े रह सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर जाने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पे कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। और इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए बस आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना है। इसके साथ ही हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।